हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईटी जेईई के मेंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो आज के दिन हुआ है 29 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर आया उसको डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का पेपर। मेरा नाम कुमार सौरभ है, बच्चे मुझे के सर के नाम से जानते हैं और मैं रेजोनेंस में एक सीनियर फैकल्टी हूँ फिजिक्स का, काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ। पेपर इस बार का कठिन नहीं माना जा सकता है, आसान ही कहा जाएगा। वैसे तो 2-4 सवाल मॉडरेट है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पेपर में आज आया हुआ था। पहला क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्टिक्स का सवाल है और लिखा हुआ है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज कट इन 2 वेज एज शोन। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसको 2 तरह से काटा गया है, फर्स्ट एक्सिस के लॉन्ग और सेकंड एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो पूछा गया कि अगर एक का नाम L1 है जो नया लेंस बना हाफ, इधर कटिंग के बाद जो नया लेंस बना मान लीजिए उसमें एक का नाम L3 है, तो L1 और L3 के फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए हम लोग इसको लेंस मेकर फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला में आप जब लिखते हैं फोकल लेंथ तो आपको लिखना होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट होता है 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे हम लोग। यहां पर देखिए फर्स्ट केस में जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, ये इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम लोग फोकल लेंथ मान लेते हैं कि f है, अगर इसका हम लोग फोकल लेंथ f मान लें तो आप देख सकते हैं कि यह रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप अगर एक्सिस के लॉन्ग कट करते हैं तो जो नया लेंस L1 दिख रहा है हाफ पोर्शन, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज हुआ ही नहीं। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज हुआ तो मान लेता हूं कि यह जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था उसका फोकल लेंथ f है, तो अपर हाफ L1 का भी फोकल लेंथ f ही होगा, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कट करने से चेंज हुआ नहीं। देयरफॉर हम वो लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1, फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1 अगर लिखते हैं हम लोग तो ये मान सकते हैं f। बट सेकेंड केस में देखिए यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में सोचिए, जब इसको 2 हाफ में काट दिया गया है तो इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम रहा, बट दूसरे साइड का जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस हो गया, और प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इनफाइनाइट मानते हैं, तो r1 इक्वल टू r हो जाएगा, r2 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 हम लोग जो लिखेंगे वह 1/r होगा यहां पर, लेकिन 1/r2 तो 0 हो जाएगा। हेंस ये सॉल्व करके देख लीजिए, यहां पर ये आएगा 2f। ओके, ये आएगा 2f। अब हम लोगों से इनका रेशियो पूछा गया है, डिवाइड कर दीजिए तो f/2f, आंसर आएगा 1/2। ठीक, तो 1/2 इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया एक सोलेनॉइड है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 सेंटीमीटर है और इसमें 0.29 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है। अब हम लोगों को इसमें और भी बताया गया है कि हैविंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, तो हम लोग एक्सिस पे मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो भाई देखिए सोलेनॉइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 सेंटीमीटर है, हम लोग इसे इनफाइनाइट सोलेनॉइड मान के काम करेंगे। इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब भाई ये स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मान लेता हूं नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन और इसका लेंथ स्मॉल एल इंटू आई। अब भाई देखो इसमें सारा वैल्यूज दिया हुआ है, केवल आपको एल निकालना है। तो एल का वैल्यू क्या आ रहा है देख लीजिए, यहां से एल का वैल्यू आ रहा है म्यू नॉट एन
आई डिवाइडेड बाई बी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। म्यू नॉट का वैल्यू क्या, 4 पाई इंटू 10⁻7, एन का वैल्यू दिया है 200, आई इज 0.29 डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू दिया है मैग्नेटिक फील्ड 2.9 इंटू 10⁻⁻4, हेंस एल का वैल्यू चेक करिए। देखिए यहां पर यह 0, आप डबल एक 0 इधर भेज दिए, 2.9 हो जाएगा, तो ये 2.9 ये कैंसल आउट हो गया। अब यहां बचा 20 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻6 हुआ, 10⁻6 ऊपर, 10⁻4 नीचे, यानी 10⁻2 बचा, 4 पाई इंटू 2, इट विल बी 8 पाई इंटू 10⁻2 मीटर्स। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, इसका आंसर आना चाहिए 8 पाई सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कैपेसिटर का सवाल है। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड is charged to voltage 5 volt. After charging it is disconnected, after charging it is connected to another uncharged capacitor of capacitance 12 microfarad. तो हम लोग को ये सवाल दिया हुआ है, करना क्या है, then find final charge on 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो भाई एक कैपेसिटर इसको चार्ज कर लिया गया है और अनचार्ज कैपेसिटर से इसको जोड़ दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हैं। भाई एक कैपेसिटर से चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे ही तो फ्लो हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हैं। मान लेते हैं फाइनल चार्ज C1 पर Q1 हो गया, C2 पर फाइनल चार्ज मान लेते हैं Q2 हो गया, तो ये हो गया फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज क्या होगा, इनिशियल चार्ज होगा C1 इंटू V, Q बराबर CV। ओके, अब ये चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों के बीच पोटेंशियल का एक कॉमन वैल्यू ना आ जाए। तो फॉर दैट रीजन हम लोग Q1 को क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल, V0 मान लेता हूं मैं, Q2 इज C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल बराबर C1V। हेंस हम लोग को कॉमन पोटेंशियल मिल गया C1V अपॉन C1 प्लस C2। लेकिन कॉमन पोटेंशियल चार्ज निकालना है, चार्ज हम लोग को क्या निकालना है, Q2। ओके, तो Q2 विल बी देयरफॉर यहीं से C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल, V0 का वैल्यू रखिए, तो ये हो गया C1 C2V अपॉन C1 प्लस C2। C1 और C2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस विल बी 12 इंटू 6, V का वैल्यू 5 और C1 प्लस C2 ऐड कर लीजिए 18। ओके, तो देखिए 6 बाई 18 1/3 और 12 इंटू 5 60, 60/3 इज इक्वल टू 20। ओके, तो इसका आंसर देयरफॉर ऑप्शन 1 20 माइक्रोकूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक किया जाए क्या है। ओके, ये है एसएचएम का क्वेश्चन। एसएचएम का क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्टिकल्स ऑफ सेम मास, भाई 2 पार्टिकल्स हैं उनका मास इक्वल है। परफॉर्मिंग एसएचएम वर्टिकली, वर्टिकल प्लेन में एसएचएम कर रहे हैं विथ 2 डिफरेंट स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2। ओके, जिस स्प्रिंग से इन्हें अटैच करके एसएचएम कराया जा रहा है उनका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है। एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ इज सेम। ओके, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है भाई। फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, बताइए एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या, व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड इन एसएचएम, आपको याद होगा ये ओमेगा ए होता है। ओके, मोरोवर ये सोचिए कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा क्या होता है याद होगा आपको अगर, तो T बराबर 2 पाई रूट m/k होता है ना, तो देयरफॉर ओमेगा मतलब क्या 2 पाई बाई टी, हेंस ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k/m।
ठीक है ना। तो ये ओमेगा का वैल्यू हम लिख सकते हैं k बाई एम इंटू ए। तो वी मैक्स का हम लोग यह इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देखते हैं, चलिए। वी मैक्स 1 डिवाइडेड बाई रेशियो ही तो पूछा गया है, तो वी मैक्स 2, यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। क्या क्या देखिए सेम दिया है, सेम मास कैंसिल आउट हो जाएगा, और पढ़िए एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ इज ऑल्सो सेम। तो मास सेम है और एम्पलीट्यूड सेम है, तो आप देख रहे हैं वी मैक्स रूट के प्रोपोर्शनल है, तो अंडर रूट ऑफ देयरफॉर k1 बाई k2, और रूट ऑफ k1 बाई k2 आंसर 1 आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये लॉजिक गेट्स का सवाल है। डायग्राम देख लीजिए भाई, ये कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। ये क्या है, और गेट है। नॉट गेट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। इनपुट सिग्नल देखिए, ये इनपुट सिग्नल ए, तो आपको इस पॉइंट पर इनपुट सिग्नल क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पर इनपुट सिग्नल ए मिल रहा है। बट इसके नीचे वाले पॉइंट पर देखिए, यहां पर चेक करते हैं जरा, तो देखो ये सिग्नल बी, लेकिन बी सिग्नल को पास कराया गया नॉट गेट से, तो नॉट गेट क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो यहां बी डैश मिलेगा आपको। ये कौन सा गेट है, एंड गेट क्या करता है, तो यहां पर एंड गेट का फंक्शन सोचिए और बताइए यहां क्या आएगा फिर आउटपुट इन दोनों का, ए डॉट बी डैश। ठीक, सिमिलरली चलिए नीचे वाले गेट्स के बारे में समझते हैं। ये देखिए ए सिग्नल आ रहा है, ये ए सिग्नल पास कराया गया नॉट गेट से, तो नॉट गेट क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट, तो नॉट गेट ने इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ए बार मिला। बी सिग्नल यहां पर डायरेक्टली आ रहा है, ये एंड गेट है, हेंस यहां पर क्या मिला हम लोगों को, एंड गेट से दोनों पास कराया तो ए बार बी। अच्छा, ये कौन सा गेट है, ये गेट है और गेट क्या करता है, और गेट का फंक्शन सोचिए, तो देयरफॉर आउटपुट क्या आ रहा है, ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक, यूनियन करता है और गेट, तो यूनियन कर दिया इसका। अब ये हम लोग के पास आउटपुट है, इजीली आप ट्रूथ टेबल लिख सकते हैं, चेक करिएगा आंसर 2 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, कुछ क्वांटिटीज दिए हैं कॉलम 1 में और कॉलम 2 में, उनके डायमेंशंस दिए हुए, ये देखिए। तो हम लोग को मैच करना है कि कौन से क्वांटिटी का डायमेंशन कौन सा सही है। चलिए ए देखते हैं जरा, ए क्या है, यंग्स मॉडुलस। हम लोग को एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें यंग्स मॉडुलस आता हो। चलिए हुक्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। अब यहां से देखिए, स्ट्रेन जो लिखा है ये तो डायमेंशनलेस है, ऊपर भी लेंथ का डायमेंशन, नीचे भी लेंथ का डायमेंशन। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ वाई यानी यंग्स मॉडुलस विल बी डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये देखिए मास एक्सीलरेशन, ये आ गया LT माइनस 2 अपॉन एरिया L स्क्वायर। ये आ गया यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन। मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन कोई फॉर्मूला है, सोचिए। मैग्नेटिक मोमेंट M, अगर हम इसका सिंबल लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल M, तो ये होता है करंट इनटू एरिया। तो देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर, एरिया का L स्क्वायर। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं क्या है क्वांटिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर आप कोई फॉर्मूला सोचें, मैग्नेटिक फ्लक्स को चलिए फाई से लिख लेते हैं, तो फाई को लिख सकते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, अब
हम लोग को यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशन निकालना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का कोई दूसरा फॉर्मूला सोचते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी एक फॉर्मूला अगर आप सोचते हैं तो उसके लिए चलिए चार्ज पार्टिकल का मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड देख लेता हूं मैं। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी mv बाई क्यू बी। यहां से मैग्नेटिक फील्ड यहां रख लूंगा ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन। ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ रहा है देखिए यहां पर, ये आ रहा है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू आर, और ये एरिया तो यहां पर है ही। चलिए डायमेंशन लिख देते हैं अब। एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी, एल टी माइनस वन, एरिया मतलब एल स्क्वायर, चार्ज क्यू, रेडियस आर, लेंथ का डायमेंशन। फ्लक्स का डायमेंशन आसानी से आ गया। डी ऑप्शन देखिए, डी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है कोई भी एक फॉर्मूला सोच लीजिए तो एन इंटू आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। तो देयरफॉर डायमेंशन इसका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स तो डायमेंशनलेस, 1 बाई लेंथ इंटू एम्पियर, एम्पियर पर यूनिट लेंथ। एम्पियर पर यूनिट लेंथ देखिए डी का 1 आ जाएगा, नहीं सॉरी डी का 3 आ जाएगा। ठीक, तो आई थिंक कि आंसर 2 आ रहा है, ये डी का 3 6 ना, बी का ए का देख लीजिए, ए का आ रहा है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये चेक करिए एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ओके, आंसर 2 आ रहा है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फोकल लेंथ किसी लेंस का एयर में गिवन है 24 सेंटीमीटर। इसी लेंस को वाटर में इमर्ज कर दिया गया भाई। अब जो नया फोकल लेंथ आएगा उसी लेंस का वाटर के अंदर, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। इस बीच गिवन क्या है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये गिवन है। आप 1.5 को 3/2 मानिए, फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना आसान रहेगा, और 1.33 को 4/3 एज्यूम करके क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना, सही है ना, 4/3 ये मान के सवाल बनाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान लगेगा। अब हम लोगों को फोकल लेंथ निकालने का मेथड लेंस मेकर फॉर्मूले से मिलता है, तो हम लोग लिख रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। चलिए एयर में मान लेता हूं फोकल लेंथ एफ, तो क्या लिखूं फॉर्मूला, म्यू लेंस क्या माना 3/2 डिवाइडेड बाई म्यू मीडियम, कहां था लेंस पहले, ये एयर में, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 माइनस 1, क्या लिखा मैंने, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1। आगे क्या होता है 1/r1 माइनस 1/r2। भाई वो लेंस एयर में रहे चाहे वाटर में रहे, 1/r1 माइनस 1/r2 तो नहीं बदलेगा। तो एक काम करते हैं 1/r1 माइनस 1/r2 को एक कांस्टेंट a मान लेते हैं। चलिए देखिए कितना आ रहा है बताइए, ये 3/2 माइनस 1/2 आ रहा है, तो ये कितना आया a/2, तो 1/f a/2। दिस इंप्लॉइज की f का वैल्यू आ गया 2/a। चलो भाई क्वेश्चन 1 मान लेते हैं इसको। नाउ कंसीडर करिए कि फोकल लेंथ जो वाटर में है वो एफ डैश है। लेंस में का फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं, तो क्या होता है म्यू लेंस, ये लीजिए म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम, ये हो गया 4/3 ना, 1.33 को 4/3 माइनस 1 इंटू ए, चेक करिए कितना हुआ 9/8 माइनस 1, 9/8 माइनस 1 1/8, एंड देयरफॉर ये आ रहा है a/8, एंड दिस इंप्लॉइज की f डैश इज इक्वल टू 8/a। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 इक्वेशन चेक करिए, यू विल गेट f डैश इज इक्वल टू 4f।
ये सवाल कई बार IIT में पूछा जाता है, सेम टू सेम यही सवाल बहुत बार आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है ये। तो 4F इनिशियल फोकल लेंथ 24 था, इसका 4 टाइम्स कर लीजिए 96। ठीक ना, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल है भाई, EMW। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी, क्या हो सकता है शुड बी। तो भाई हम लोग को पता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी देखिए लिखा है एक्स डायरेक्शन में हो नहीं सकता, यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में हो नहीं सकता है, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। क्यों? बिकॉज वेव का प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे। फर्स्ट आंसर हो गया ना, फिर समझ में आया। चलिए क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या गिवन है? I इज इंटेंसिटी, ओके, V स्टॉपिंग पोटेंशियल, लैम्डा वेवलेंथ। ऑप्शन किस तरह से है? लैम्डा अगर हम लोग चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करना करते हैं, तो हाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल विल चेंज। तो भाई आइंस्टीन्स का इक्वेशन लगा लीजिए, क्या होता है? E इज इक्वल टू W प्लस के मैक्स। E को लिखिए H C बाई लैम्डा, W वर्क फंक्शन याद होगा ना आपको, के मैक्स क्या होता है? E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, यही V स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम लोग को यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में जानकारी चाहिए लैम्डा के वेरिएशन के साथ। तो EV इक्वल टू यहां से कैलकुलेट कर लीजिए एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू। अब आप यहां पर वेवलेंथ क्या कर रहे हैं? वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं। अगर वेवलेंथ बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे, तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का वैल्यू कम आएगा। डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू कम आएगा, कम आएगा। देयरफॉर लैम्डा बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। सेकंड ऑप्शन हो गया ना, देखिए यहां लिखा है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, दिख रहा है। स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड नियर एन इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट क्यों दिया हुआ है? इसलिए दिया हुआ है कि आप यहां पर जो सिग्मा है वह कांस्टेंट माने, सिग्मा वेरिएबल नहीं है। मतलब ये डाइपोल इस पर चार्ज इंड्यूस कराने की क्षमता नहीं रखता है, बिकॉज ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। मतलब इंड्यूस चार्ज नेग्लेक्ट करना है कुल मिलाकर। डाइपोल कैन ओनली रोटेट अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। डाइपोल इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। क्या ऑप्शन है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम एंड टॉर्क ऑन डाइपोल, ये निकालना है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क के बारे में सोचेंगे, उससे पहले इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यह इनफाइनाइट शीट है, पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द शीट होगा, परपेंडिकुलर टू द शीट एंड अवे फ्रॉम द शीट। अब देखिए यहां पर जो डाइपोल का डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वह तो इधर ही है, डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल में है ना। अब सोचिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस p डॉट ई। p और e क्या है? पैरेलल,
ओके, टॉर्क का फॉर्मूला सोचिए, ये होता है पीई साइन थीटा। थीटा कितना है, ये क्या लिखते हैं आप, इसको भी चलिए थीटा में लिखता हूं, तो माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा कितना है यहां पर 0 डिग्री, थीटा 0 है तो क्योंकि थीटा 0 है, देखिए कॉस थीटा 1 हो गया, तो यू आ गया माइनस पीई, क्लियरली माइनस पीई मिनिमम है, और थीटा यहां 0 रखते हैं तो टॉर्क क्या आएगा 0, तो टॉर्क 0 होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। ऑप्शन चेक करिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम एंड नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज 0। ओ, पहला ही ऑप्शन आ गया ना, यही आंसर सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन रीजन है ये टॉपिक, क्या दिख रहा है हम लोगों को, ओ कार्टेशियन थर्मोडायनेमिक्स लिखा ना। चलिए देखते हैं, वॉल्यूम ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज इज मोर इन आइसोथर्मल देन इन एडियाबैटिक। दो प्रोसेस किया गया है, एक प्रोसेस है आइसोथर्मल और दूसरा प्रोसेस है, देखिए आइसोथर्मल दूसरा एडियाबैटिक, किसमें वॉल्यूम डिक्रीज ज्यादा आएगा। चलिए मान लेते हैं पहले आइसोथर्मल के लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये लिख सकते हैं आप, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो फाइनल वॉल्यूम सोचिए जरा, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां से V2 फाइनल वॉल्यूम मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा P1 बाई P2 इंटू V1। तो भाई प्रेशर बढ़ाएंगे, P2 ग्रेटर है P1 से, प्रेशर बढ़ा रहे ना, तो P2 अगर ग्रेटर हुआ तो क्लियरली V2 तो कम आएगा। ओके, चलिए एडियाबैटिक में देखते हैं लिखेंगे आप P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। यहां से V2 जरा निकालिए, तो V2 अगर आप यहां से निकालते हैं तो ये क्या आ गया, ये आ गया P1 बाई P2 इंटू V का पावर गामा है ना, तो ये आएगा V1 का पावर गामा। यहां से V2 कैलकुलेट करिए, तो V2 आ गया P1 बाई P2 का पावर 1 बाई गामा इंटू V1। ठीक भाई, खुद ही कंपेयर करो, P1 और P2 में P2 ग्रेटर है, ये ब्रैकेट जो है 1 से छोटा है, प्रेशर बढ़ा रहे ना, तो P2 ग्रेटर हुआ, P1 बाई P2 1 से छोटा। अब यहां भी देखिए P1 बाई P2 1 से छोटा, 1 से छोटा का पावर आप लगाएंगे कुछ भी, तो चेक करिए क्या होगा, अपने आप ही देखिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज इज मोर इन आइसोथर्मल, दिख गया साफ, क्योंकि ये P1 बाई P2 1 से छोटा है और यहां पर 1 से छोटा, वही सेम ब्रैकेट यहां है, लेकिन यहां पर आप पावर 1 बाई गामा लगा रखे हैं। ठीक, तो यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज देखिए आप किसमें ज्यादा है किसमें कम है, साफ ही दिख रहा है कि एसर्शन तो सही है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस इज गिवन बाय रिलेशन पीवी का पावर गामा एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई ये भी सही है, तो दोनों ही सही आ रहे हैं, आंसर 2 हो गया ना, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरिएबल मास। ओके ठीक है, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास का सवाल दिख रहा है, ये कन्वेयर बेल्ट डीएम बाई डी टी देखा ना मैंने, इसलिए बोला कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है, सैंड इज फॉलिंग एट अ रेट dm बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू v, यहां पर v स्पीड होना चाहिए। पावर सप्लाइड टू द बेल्ट टू मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, तो पावर क्या होता है भाई, फोर्स इंटू वेलोसिटी। सबसे पहले फोर्स निकालते हैं हम लोग, F बराबर क्या होता है, v dm बाई डी टी, ठीक है ना, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा v, और dm बाई डी टी देखिए प्रोपोर्शनल टू रूट v लिखा है, तो चलिए मान लेता हूं कुछ कांस्टेंट के रूट v, हेंस
फोर्स एफ का वैल्यू आ गया के, वी और यहां पर लिखा हुआ है वी रूट में, तो वी और वी रूट में लिखा है तो ये v का पावर 1 हो गया, और रूट में तो v का पावर 1/2 और +1 3/2। भाई ये फोर्स आ गया। अब पावर सोचिए, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर p हो जाएगा फोर्स f को ये लिखिए के v का पावर 3/2 इंटू वेलोसिटी, तो देयरफॉर दिस इंप्लॉइज की p इज इक्वल टू कांस्टेंट के v का पावर 5/2, है ना। तो आई थिंक इसे स्क्वायर कर देना चाहिए हम लोगों को, है ना। स्क्वायर कर देंगे तो देयरफॉर p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू v का पावर 5 आ गया ना। ओके, आंसर 2 आ गया, देखिए ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, बस ठीक है, थोड़ा बहुत डबल कॉन्सेप्ट है, कन्वेयर बेल्ट पर फोर्स भी निकालना था और पावर का फॉर्मूला भी लिखना था। चलिए मॉडरेट बोल दिया गया उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर का सवाल है। इसमें बोला जा रहा है कप ऑफ हॉट कॉफी इज प्लेस्ड वेयर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 90 to 80 इन टाइम t, ठीक है। टाइम टेकन इन विच टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 80 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है ना। चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाइए, क्या लिखते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर बाई टाइम टेकन बराबर सम कांस्टेंट T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी, यही होता है। ये टी एटमॉस्फेरिक है, टी नॉट मान लेता हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं डायरेक्ट। चलिए 90 to 80, डेल्टा टी कितना हुआ 90 to 80 10, टाइम कितना लिया टी, तो 10/t कांस्टेंट के। चलिए इस ब्रैकेट को देखते हैं, T1 और T2 कितना है 90 और 80, 90 और 80 जोड़िए और हाफ करिए, 90 और 80 जोड़ के हाफ करिए 85 आया, 85 माइनस 20, 85 माइनस 20 65। चलिए क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में अगेन लगाइए यही फॉर्मूला, तो सेकेंड कंडीशन में टेम्परेचर चेंज 80 to 60 20 डिग्री का हुआ, और टाइम मान लेता हूं टी डैश लगा होगा, ठीक। लिखिए के, इस बार T1 प्लस T2 बाई 2 मतलब 80 प्लस 60/2 कितना हुआ 70, 70 माइनस टी नॉट मतलब 20, 70 माइनस 20 इज 50। ओके, तो हम लोग ये लिख रहे हैं 50। इक्वेशन नंबर 2, कुछ नहीं करना आपको, के का वैल्यू यहां से वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देयरफॉर इट विल बी 20/t डैश इज इक्वल टू, के का वैल्यू यहां से इक्वेशन 1 से रख रहा हूं, क्या होगा के का वैल्यू 10/65t और इंटू 50, तो यहां पर दिख ही रहा है आपको, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए जीरो यहां से कैंसिल हुआ, और हम लोग को यहां से क्या चाहिए, क्या हम लोग को चाहिए टी डैश, तो दिस इंप्लॉइज की टी डैश इज इक्वल टू, भाई टी डैश को आरएचएस बाकी सबको एलएचएस भेज दीजिए, तो टी डैश इज इक्वल टू आ गया 65 इंटू 2 130 बाई 50 इंटू टी, यानी 13/5t। ओ सेकेंड आंसर आ गया, देखिए ये 13/5t सेकेंड आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज सरफेस, गॉस लॉ का सवाल है भाई ये, क्लोज सरफेस से फ्लक्स लिंक्ड, गॉस लॉ का सवाल है। क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स गिवन है, नेट चार्ज इन दैट क्लोज्ड सरफेस फाइंड आउट करना है। गॉस लॉ डायरेक्ट लगाइए, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू फ्लक्स, वैल्यू रख दो भाई, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हुआ ना। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12
और फ्लक्स दिया है 2 इंटू 10⁸ तो बहुत इजी हो गया। 8.85 इंटू 2 17.7 17.7 10⁻⁻4 17.7 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। मिली कूलम में आंसर ऑप्शंस दिए हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसको 1.77 मिली कूलम। फर्स्ट आंसर आ गया ना, ठीक, आंसर 1 आ गया करेक्ट। इजी क्वेश्चन था ये भी। टू पार्टिकल ए एंड बी, काइनेमेटिक्स का सवाल है, काइनेमेटिक्स का सवाल लग रहा है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम सेम पॉइंट एट t बराबर 0। एक्सेलरेशन ऑफ ए इंक्रीजेस लिनियरली विथ टाइम एज वेरिएबल एक्सेलरेशन है भाई, पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन वेरिएबल है एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी इज नॉन जीरो कांस्टेंट। बी के पास भी एक्सेलरेशन है लेकिन बी का एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट इंक्लूडिंग एट t बराबर 0। तो भाई चलिए देखते हैं, t बराबर 0 पर दो पार्टिकल्स हैं, एक A, एक पार्टिकल A और दूसरा पार्टिकल B। स्टार्ट्स मूविंग मतलब इनका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन तो है ना, एक्सेलरेशन है। भाई ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? भाई देखो t बराबर 0 पर A का एक्सेलरेशन kt लिखा है ना, तो k तो 0 होगा, सॉरी t तो 0 रखोगे शुरू में, आप t 0 रखोगे तो A का एक्सेलरेशन तो शुरू में 0 आएगा। हाँ धीरे धीरे करके बढ़ेगा वो अलग बात है, बट इनिशियली तो 0 होगा। हेंस B आगे निकल जाएगा, B आगे निकल जाएगा बिकॉज B के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ पहले से ही एक्सेलरेशन था, लेकिन A का एक्सेलरेशन तो 0 से शुरू हो रहा है तो B आगे निकल जाएगा। बट ध्यान रखिएगा A का एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है तो A धीरे धीरे करके B का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो धीरे धीरे करके A का एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा तो A तेजी से डिस्टेंस कवर करेगा बिकॉज उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो स्पीड तेजी से बढ़ेगा, स्पीड फास्ट ग्रो करेगा तो ये डिस्टेंस भी फास्ट ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। एक जरूर ऐसा आएगा समय जब A वापस B को ओवरटेक कर लेगा और A जब B को ओवरटेक कर लेगा तो उसका एक्सेलरेशन तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी हो चुका होगा, टाइम के साथ बढ़ रहा है। अब B वापस A को कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा, तो फर्स्ट एक ओवरटेकिंग यहां हुआ, दूसरा ओवरटेकिंग यहां हुआ, तो इंक्लूडिंग लिखा ना, इंक्लूडिंग t बराबर 0, t बराबर 0 पर भी जो इनका मीटिंग पॉइंट है वो कल उसको इंक्लूड करना है, तो एक मीटिंग पॉइंट यहां और सेकेंड मीटिंग पॉइंट का यहां होगा, तो एक और एक यहां पर दो, सेकेंड, ओके, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। तो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री पार्टिकल्स ऑफ सेम मास कोलाइड, कोलिजन का सवाल है। थ्री पार्टिकल सेम मास के हैं, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, सभी कोलिजन इलास्टिक करने हैं। इलास्टिक कोलिजन का क्या रिजल्ट होता है? अगर सेम मास हो तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का सेम मास वाले पार्टिकल कोलाइड करते हैं, वेलोसिटी एक्सचेंज होता है। देखिए रीजन में ये लिखा हुआ है, वेलोसिटी गेट इंटरचेंज्ड इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन फॉर सेम मासेस, यानी रीजन तो पक्का है कि सही है, रीजन ट्रू है, खाली ये असर्शन चेक करिए और यही रीजन ही अप्लाई कर दो ना ये असर्शन में। जैसे देखिए ए का स्पीड बी से ज्यादा है, ए बी को हिट करेगा। अब ए अगर बी को हिट करेगा तो मैं फाइनल स्टेट दिखा रहा हूं आपको, ए और बी का कोलिजन, ए अगर बी को हिट करेगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज करा दीजिए। ए को वेलोसिटी मिल गया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ए का वेलोसिटी बी को मिल जाएगा तो बी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा अब, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ए से ज्यादा हो गया बी का वेलोसिटी, अब फिर कोलिजन ए और बी के बीच तो नहीं होगा। लेकिन सी के बारे में सोचिए, सी जो है इसका वेलोसिटी 4 दिया हुआ है तो बी का वेलोसिटी तो 5 हो गया ना, पीछे वाले पार्टिकल का वेलोसिटी 5 हो गया, आगे वाले पार्टिकल का वेलोसिटी कम है,
तो पीछे वाले पार्टिकल का वेलोसिटी 5 ज्यादा हो गया, तो अब बी सी को हिट करेगा। जब बी और सी हिट करेंगे आपस में, तो फाइनली मैं बी और सी का फाइनल वेलोसिटी दिखाता हूं आपको। फिर क्या करिए, यही वेलोसिटी एक्सचेंज, रीजन तो सही था, वेलोसिटी एक्सचेंज दोबारा करते हैं। बी का वेलोसिटी अब सी को दे दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, और जो सी का वेलोसिटी था वो बी को दे दीजिए 4 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली ए का वेलोसिटी देखिए 2 मीटर पर सेकेंड आया, बी का वेलोसिटी देखिए 4 मीटर पर सेकेंड आया, और सी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आया। 2 4 5, लेकिन यहां तो 4 2 5 दिया हुआ है, हेंस एसर्शन सही नहीं है, एसर्शन रॉन्ग, बट रीजन ट्रू है। तो एसर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है भाई। इजी, जस्ट इलास्टिक कोलिजन के बेसिक पर सवाल है, बहुत ही आसान सवाल माना जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। क्या है, फिगर शोज 2 आइसोथर्मल कर्व्स, ये थोड़ा सा यहां स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, फिगर शोज 2 आइसोथर्मल, ये सब एक साथ होगा, आइसोथर्मल कर्व्स, आइसोथर्मल कर्व्स, ये ए और बी आइसो, ये जो डॉटेड लाइन्स है एक्चुअली वो आइसोथर्मल कर्व्स हैं, ठीक है ना, डॉटेड लाइन आइसोथर्मल कर्व्स हैं। ए का, अच्छा आइसोथर्मल कर्व्स, ऊपर वाले आइसोथर्मल कर्व का टेम्परेचर और नीचे वाले का भी टेम्परेचर गिवन है। एन आइडियल पॉलीएटॉमिक गैस इज अंडरगॉन थ्रू अ प्रोसेस एबीसी, ये प्रोसेस एबीसी हुआ है। देखिए क्या प्रोसेस है, देखते हैं जरा। ए बी इज एडियाबेटिक, ठीक, ए से लेके बी, यहां तक ए से लेके बी तक एडियाबेटिक है। अच्छा बी से लेके सी तो आइसोथर्मल ही होगा ना, बिकॉज देखिए आइसोथर्मल कर्व पे बना हुआ ये आइसोथर्मल, ये डॉटेड लाइन जो कर्व था उसी पे यह प्रोसेस बना है, तो बी से सी जो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल अपने आप हो जाएगा। हीट गिवन टू द सिस्टम, अरे तो ये भी आसान सवाल है, हीट गिवन टू द सिस्टम निकालना है। आसान क्यों बोल दिया मैंने, अरे भाई एडियाबेटिक में तो हीट गिवन 0 होता है ना, एडियाबेटिक में हीट गिवन 0 होता है, तो ए से बी तक अगर आप देखते हो तो हीट देने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट 0 होता है। तो फाइनली बी से सी यानी आइसोथर्मल में हीट एक्सचेंज हम लोग को निकालना है, वही आंसर हो गया। तो Q बराबर फाइनल अमाउंट ऑफ हीट गिवन विल बी ओनली Q B2C। और मजे की बात है कि थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करिए। जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो उस केस में आप देखेंगे Q बराबर QBC के लिए WBC प्लस डेल्टा UBC, लेकिन भाई बी से सी तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है, डेल्टा यूबीसी 0 हो गया, तो आपको क्यू क्या लिखना है, ओनली वर्क डन इन द प्रोसेस बीसी। और बीसी क्या प्रोसेस है, बीसी आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, एनआरटी, एनआरटी बी से सी, ध्यान रखिएगा टी हम लोग को ये वाला लेना है, एलएन वी फाइनल बाई वी इनिशियल, यही हम लोग को लेना है, ठीक। तो Q बराबर, एक काम करते हैं ना, इस एनआरटी को पीवी लिख लेते हैं, तो इस एनआरटी को बी पर प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा पीबी एनआरटी पीवी ना, तो प्रेशर एट बी इंटू वॉल्यूम एट बी पीवी, और आगे रहने दीजिए एलएन के अंदर ही, क्योंकि ऑप्शन तो एलएन में ही है ना। फाइनल वॉल्यूम कहीं दिया होगा, ये देखिए फाइनल वॉल्यूम ये रहा, इनिशियल वॉल्यूम बी पर ये रहा, यानी 8/6, 10⁻³ कैंसल, 8/6। अब क्या आया पीवी, तो ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई करिए, 5 × 6 30, 30 × 10⁻1 हो जाएगा ना, देखो 4 यहां है -3 यहां है, तो 10⁻1 बचेगा, 30 × 10⁻1 यानी 300, ln 4/3 है ना, इजी क्वेश्चन ये भी। ओके, तो
थर्ड आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है। फिगर शोज टू स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ रेडियस आर ईच। भाई ये एक स्फेरिकल सरफेस है आर रेडियस का, ये भी स्फेरिकल सरफेस है आर रेडियस का, हैविंग कॉमन सेंटर सी, सी इनका कॉमन सेंटर है। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओ, ओ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। देखिए डायग्राम में दिया हुआ सी और ओ के बीच का डिस्टेंस जो है r/2 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेस फॉर्म्ड बाय बोथ सरफेस। इंडिविजुअली देखिए लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, वो इमेज कहां बनेगा, सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, वो इमेज कहां बनेगा, इन दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो भाई रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, r रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना। चलिए फर्स्ट सरफेस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो μ2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, 3/2, 1.5 को 3/2 लिख दे रहा हूं मैं, तो ये हो गया 3/2 v1 माइनस μ1 क्या है, एयर 1। चलिए u बताइए, यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस r प्लस r/2, r प्लस r/2, 3r/2 हुआ। u नेगेटिव में है तो यहां आप लिखिए माइनस 3r/2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1.5 माइनस 1, 0.5 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो इस सरफेस का सेंटर RHS है, लेकिन लाइट तो LHS आएगी ना। देखिए O से लाइट LHS आएगी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है। ये सॉल्व करिए और यहां से सॉल्व करके आप V1 निकाल सकते हैं। V1 का वैल्यू आ रहा है -9r/7। ठीक, सिमिलरली इसी तरह से सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन कराते हैं, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। μ2 अगेन 1.5 यानी 3/2, 3/2 मान लीजिए V2 इमेज लोकेशन है, माइनस μ1/u, तो μ1 1 है और u का वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये अब इस बार पोल है, यहां से ऑब्जेक्ट का दूरी ये r है और ये r/2 है, तो यहां से ये दूरी भी r/2 हो गया। r माइनस r/2 इज r/2, तो माइनस r/2 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1.5 माइनस 1, 0.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन नेगेटिव। ये आ गया सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए। यहां से आप V2 निकाल लीजिए, तो V2 आ गया -3r/5। V1 आया 9r/7, V1 आया 9r/7 और V2 आया 3r/5। अच्छा ये है कैसे, देखिए जरा इसको समझते हैं जरा कैसे है। देखो ये दोनों सरफेस को मिलाकर एक आप ऐसे सर्किल समझिए। क्यों, क्योंकि भाई दोनों का सेंटर क्या दिया है, हैविंग कॉमन सेंटर सी, दोनों को मिला के सर्किल समझिए जिसका सेंटर ये कॉमन सेंटर है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2r, डायमीटर हुआ ना 2r हो गया, ठीक है ना। ओके, अब पहला इमेज कहां बना है, पहला इमेज बना है -9r/7। ये माइनस मतलब क्या होता है, रियल इमेज कहां बनेगा, आगे। तो यहां से जो पहला इमेज बना वो इधर कहीं बन रहा है, यहां पर ये लिख दिया मैंने I1। ध्यान रखिएगा आपने ये डिस्टेंस निकाल रखा है, ये डिस्टेंस निकाल रखा है आपने 9r/7, ठीक। इसी तरह से V2 देखिए, V2 भी नेगेटिव में आया, नेगेटिव मतलब रियल इमेज। तो मान लीजिए I2 कहीं यहां बनता है, कंसीडर करिए कि I2 कहीं यहां बन रहा है, तो आपने
ये डिस्टेंस निकाल लिया है। ये डिस्टेंस कितना निकाला? ये डिस्टेंस निकाल दिया आपने 3r/5। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस, चलिए ये हमसे पूछा गया है, चलिए इसको x मान लेता हूं मैं, x निकालना है। तो कैसे आएगा x? सब सोचिए। ये टोटल डिस्टेंस क्या था? 2r। 2r में से 9r/7 और 3r/5 आप घटा लीजिए। 2r ये टोटल डिस्टेंस, 2r था यहां से यहां के बीच। अब 2r डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस और इधर का ये डिस्टेंस कम करिए, i1 i2 के बीच का डिस्टेंस x आ जाएगा। तो हम लोग x क्या लिखें? x लिखें 2r माइनस 9r/7 प्लस 3r/5। ओके, 2r माइनस 9r/7 प्लस 3r/5। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके इसका वैल्यू आ रहा है x इज इक्वल टू 4r/35। ठीक, इसलिए आंसर 1 ट्रू है। तो ठीक ठाक सवाल है ये सवाल अच्छा माना जाएगा, टफ तो नहीं माना जाएगा लेकिन ठीक माना जाएगा, मॉडरेट का लेवल लगा हुआ है यहां पर। चलिए एक और सवाल बचा, इसको चेक करते हैं। सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर का सवाल है भाई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स कैसे हैं? सर्कुलर हैं। हैज कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वेरीज एज। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी कर रहा है ये भी गिवन है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ओके, तो भाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q/C। होता है ना, V इज इक्वल टू Q/C। अब क्या करते हैं, देखिए यहां पर वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है ये गिवन है, तो भाई इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो यहां से लिख सकते हैं आप dV/dt इज इक्वल टू 1/C टाइम्स dQ/dt। अब dV/dt ये क्या दिया है? 7 इंटू 10⁸। ये देखिए गिवन है, इज इक्वल टू 1/C। ये dQ/dt क्या होता है? ये तो करंट होता है ना, और करंट क्या दिया है? 0.15। ठीक, तो देयरफॉर यहां से हम लोग को C पता चल गया। C इज इक्वल टू आ गया, C का वैल्यू आ रहा है, देखिए 0.15 डिवाइडेड बाई 0.15 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10⁻⁻8। ये C का वैल्यू आ गया ना, ये C का वैल्यू आ गया। अब C होता क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तो C क्या होगा? C होगा ε0 A/d। यही तो C होगा, तो C ε0 A/d होगा, जो इधर दिख रहा है वो 0.15 अपॉन 7 और 10⁻⁻8। सॉरी, ये +8 लिखा हुआ है ना, सॉरी यहां पर देखिए +8 है, ये +8 होगा, यहां पर +8 लिखा है, नॉट -8, इट इज +8। ओके, ये हम लोग को यहां पर चाहिए क्या? डिस्टेंस, मतलब स्मॉल डी चाहिए। तो स्मॉल डी का भी तो निकल गया भाई। स्मॉल डी क्या आ गया? स्मॉल डी यहां से आ गया 7 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 0.15। डी को मैं RHS और इन सभी को LHS भेज दिया, इंटू एप्सिलॉन ए तो था, एप्सिलॉन मतलब 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और एरिया क्या लिखेंगे आप? πr², है ना, एरिया लिखेंगे आप πr²। तो पाई दिया है कितना? 22/7। ये देखिए पाई का वैल्यू, आर भी तो दिया ही हुआ है ना, रेडियस देखिए दिया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट, तो आर भी गिवन है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर πr²। भाई वैल्यू रख लीजिए, आसान सवाल है ये भी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक है ना। पाई देखिए गिवन है, आर भी दिया, ये वैल्यू रख लीजिए, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन इजी माना जाएगा।
चलिए फिर भी मॉडरेट के कैटेगरी में लिखा है, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन ये भी टफ नहीं है। ओके चलिए थैंक्स, पेपर बहुत टफ नहीं था, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के माने जा सकते हैं, अदरवाइज पेपर तो आसानी दिख रहा है ना। चलिए बेस्ट ऑफ लक।